भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों से त्रस्त ब्रिटिश हुकूमत अंततोगत्वा समझौता के मेज पर आ गई, समझौता करने के लिए, जिसे भारत में आयोजित किया जाना था। ऐसा क्रांतिकारियों की मांग थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गोलमेज सम्मेलन अंततोगत्वा लंदन में आयोजित किए गए। उस समय की तत्कालीन भारत की सबसे प्रखर और मुखर राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा मांग किया कि भारत में ये गोलमेज सम्मेलन कराए जाएं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं हुई। ऐसा क्या था कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना पड़ा? ऐसा क्या था कि दुनिया के 2/3 हिस्से पर शासन करने वाली उस समय की ब्रिटानिया सरकार अब बातचीत पर आ गई? उसके पीछे सबसे बड़ा वजह था भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 90,000 लोगों को गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में बंद किया गया था। ये सब के बाद भी भारतीय लोगों के मन में ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रति जो नफरत था, वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था, जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को आर्थिक नुकसान हो रहा था। जैसे हम लोग चाइनीज पटाखा और फुलझड़ी का जब बहिष्कार करते हैं दीपावली के मौके पर, तो चीन के अखबारों की भी ये सुर्खियां बनती है, क्योंकि उसके वजह से चाइना को आर्थिक नुकसान होता है। वही स्थिति ब्रिटेन में थी। ब्रिटेन का उस समय प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, और 27 मई 1930 को जो नेहरू रिपोर्ट, क्षमा चाहूंगा, साइमन कमीशन रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट ने ही सबसे पहले, साइमन कमीशन ने ही पहले रिकमेंड किया कि इन क्रांतिकारियों को, राजनेताओं को बुला करके और उनसे बैठ करके बात करिए। बलपूर्वक कार्रवाई में इस समस्या का समाधान कहीं दिख नहीं रहा है, और इसीलिए गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल समिट आयोजित किए गए। इससे बनने वाले प्रश्न जैसे पूछ रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और क्यों हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? या अंबेडकर के अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? शुरू करते हैं। मैंने बताया कि साइमन कमीशन के सुझाव पर अंततोगत्वा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कितने महीने तक ये चला रहा था? तो 3 महीने तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन स्थल, अगर आपसे पूछे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ था, तो आप कहेंगे सेंट जॉर्ज पैलेस। कहाँ पर? सेंट जॉर्ज पैलेस। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लंदन में। यानी फर्स्ट राउंड टेबल समिट, सेकेंड राउंड टेबल समिट, थर्ड राउंड टेबल समिट, इन सब का आयोजन यहीं पर किया गया। सेंट जॉर्ज पैलेस लंदन में किया गया था। कहाँ पर? लंदन में किया गया। किसका सुझाव पर इस आयोजन को किसके सलाह पर ये आयोजन किया गया? तो आप कहेंगे कि इस तरह के सलाह दिया था किसने एडवाइस किया था? तो आप कहेंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट। कौन सा? साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन
रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? जी हां, 27 अप्रैल वर्ष 1930 को, जब महात्मा गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन अपने समाप्त पे था। हालांकि महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया गया था, लेकिन जेल में, बॉम्बे जेल में बंद जो है महात्मा गांधी के पास भी प्रस्ताव भेजा गया कि राउंड टेबल समिट में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपस्थिति अनिवार्य है। पत्र के माध्यम से ही उन्होंने सवाल पूछा, क्यों, किस लिए? तो क्रांतिकारियों की जो समस्याएं हैं, राजनीतिक दलों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ बैठ करके बात करना चाहते हैं। दो टुक में उन्होंने जवाब लिखा कि अगर जो है समस्या भारत में है, समाधान भारतवासियों को चाहिए, तो ये राउंड टेबल समिट भी भारत में होना चाहिए। लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो धूर विरोधी राजनीतिक दल था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस समय बप्पा थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने वायसराय लॉर्ड इरविन को लिखित रूप से ये अपना प्रस्ताव भेजा कि अगर जो है यह सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करेगी। क्यों? जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों से इस देश की पार्लियामेंट, इस देश की संसद सुरक्षित नहीं है, तो राउंड टेबल समिट कैसे सुरक्षित रहेगी? क्योंकि सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका जा चुका था, 1929 में ही फेंका गया था, और जो कोई भी क्रांतिकारी घटना होती थी, भले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उससे कोई लेना देना रहे या न रहे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बार बार ये जो है राग अलापती थी कि ये कांग्रेस वालों ने कराया है, उन्हीं की देन है, वही कराते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में आप देख रहे हो, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों को वहां की आम जनता जो है दौड़ा दौड़ा करके कुत्तों की तरह पीट रही है, और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि ये भारत वाले करा रहे हैं। ये भारत सरकार की देन है, वही कर रहे हैं। हकीकत सबको पता है, उनको भी पता है। तो इतिहास हमेशा अपने को दोहराता है, बस जो है किरदार बदलते जाते हैं, बस किरदार बदलते जाते हैं। आखिरकार यहां पर जो राउंड टेबल समिट थी, इसका मुख्य अतिथि कौन था? तो आप कहेंगे मुख्य अतिथि था जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ ये कौन था? तो ये उस समय ब्रिटेन का सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटिश किंग था। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? किसने किया? तो आप कहेंगे कि इस सम्मेलन के जो आयोजनकर्ता थे, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड आदमी का नाम है, आज वाला मैकडोनाल्ड मत समझना। और ये था कौन? ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। अंततोगत्वा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल में जाने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए तो गोल्डन चांस था, उनको तो लगा कि बस करो, अब हम जो चाहते हैं वो होगा। राउंड टेबल समिट में, गोल्ड मेज सम्मेलन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या जो है रुख होगा, उसको तय करने के लिए यही इलाहाबाद के नैनी में 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और नैनी अधिवेशन में ही मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जिन्होंने लिखा था हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी इकबाल ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का विचार दिया। भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग सबसे पहले
मोहम्मद इकबाल की दिमाग की ही उपज थी और इसे उत्तर प्रदेश का शहर इलाहाबाद के नईनी अधिवेशन में जो है मांग रखी गई थी। हालांकि मोहम्मद इकबाल गए नहीं, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। गए कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो फर्स्ट राउंड टेबल जो है समिट हुए, इसमें जो है कौन कौन उपस्थित रहे थे? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि उपस्थिति किसकी रही, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इसका जो है नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना और जो है आगा खान। ये भी जो है आगा पीछा जो है हो रहे थे, ये भी गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तो ये तो संस्थापक ही थे। अगर जो है भारत के तरफ से कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये लोग नहीं गए, जाने से इंकार कर दिया, पहले राउंड टेबल समिट में हिस्सा नहीं लिया। दलित वर्ग का नेतृत्व किसने किया? अगर जो है आपसे पूछा जाए कि दलित वर्ग का नेतृत्व जो है इस आंदोलन में किसने किया था, तो आप कहेंगे इस आंदोलन में दलित वर्ग का नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग का नेतृत्व किया गया। जबकि सिख वर्ग जो था, क्योंकि इन सबको अलग अलग जो है निर्वाचन मंडल चाहिए था, सिख वर्ग का नेतृत्व जो है सरदार पूर्ण सिंह कर रहे थे। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। जो ईसाई वर्ग के लोग थे, इन ईसाइयों का जो है वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा था कौन? केटी पाल कर रहा था, केटी पाल। हिंदू महासभा की तरफ से एस जयकर जो है गए हुए थे। और जो भारतीय राजा थे, भारतीय सम्राट या भारतीय शासक कितने गए थे? ये 16 गए थे। कुल कितने भारत से गए थे? तो कुल जो है भारत से 89 लोग गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कितने लोग उपस्थित हुए? 89 लोग, यानी पूरा बारातें पहुंच गई थी वहां। और ये सम्मेलन जो है कब से कब तक हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1931 तक लंदन के सेंट जॉर्ज पैलेस में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां पर अलग एक राष्ट्र की मांग की। भाई पहले से ही उनका तय था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा वहां पर अपने दलित वर्ग के लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात रखी। भारतीय जो सम्राट गए थे, देसी राजा गए थे, वो इतने देसी थे कि इन लोगों ने लिखित रूप से दिया कि हम भारत में आज़ादी की मांग नहीं करेंगे बशर्ते भारतीय राजाओं का ख्याल रखा जाए। जो लोग कभी उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी में रामनगर किला है अगर घूमने जाएं, तो वहाँ पर आज भी बनारस के जो है काशी नरेश का वहाँ फर्स्ट राउंड टेबल समिट में उपस्थित रहे हैं, उसकी तस्वीर वहां आज भी लगी है। ब्रिटेन के सम्राट के सामने ये लोग जो है पालतू जानवर की तरह खड़े हैं। बहरहाल पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या जो है थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पहले राउंड टेबल समिट में जो है गई ही नहीं। एक गांधी जिन्होंने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला रखे थे, और इरविन के तमाम प्रयासों के बावजूद भी महात्मा गांधी नहीं गए, यानी बिना दुल्हा की बारात पहुंच गई। और उसमें बहुत कुछ जो है, कुछ ब्रिटिश मीडिया कर्मियों के द्वारा जो है लिखा गया कि लॉर्ड इरविन ने ये बात जो है छुपा करके रखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महात्मा गांधी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। और जब इस बात की जो है जानकारी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को हुई, तो इरविन को इस हिदायत के साथ जो है फिर वापस भारत भेजा गया था कि अगला जो गोलमेज सम्मेलन होगा, सेकेंड राउंड टेबल समिट होगा, अगर उसमें महात्मा गांधी नहीं आए तो तेरी नौकरी गई। क्योंकि तब उन दिनों
भारत में ब्रिटिश वायसरायों की उतनी ही औकात हुआ करती थी जितना आज जो है भारत में भारतीय गवर्नर की, राज्यपालों की होती है। अब सेकेंड राउंड टेबल समिट जो है पुनः आयोजित किया जाना था 1931 में। पहले ही गोलमेज सम्मेलन में उसका निमंत्रण बाकी लोगों को मिल गया था और महात्मा गांधी भी चले इस बात को लेकर के। इरविन भारत आता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली 1930 के बाद 1931 में 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। मैं बताया कि आजादी से पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते थे। क्यों मनाते थे? पिछले क्लास में बड़ा बकायदे उसको बताया था मैंने। वायसराय हाउस जो राष्ट्रपति भवन है, इरविन पहला ऐसा वायसराय था जो कि राष्ट्रपति भवन में उसका उद्घाटन किया और वायसराय के रूप में रहना शुरू किया। एक दिन पहले ही इसने 25 जनवरी के दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में, ये राजनीति होती है, ये कूटनीति होती है, उसने कहा कि मैं बहुत गहन सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत के लोगों का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए क्या उपहार दिया जाए। तो हमको लगा कि इस देश के महात्मा को जेल से छोड़ दिया जाए, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। देखिए, हकीकत तो यह थी कि उसको अब कमीने को अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए गांधी जी को फर्स्ट राउंड टेबल समिट में ले जाना था। लेकिन राजनीति में सही सही बात बताई नहीं जाती है और जो बताई जाती है वो बिल्कुल सही होती ही नहीं है। मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं। हमेशा से ऐसा रहा है। आखिरकार वो आते ही महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया, यानी 25 जनवरी 1931। 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। कहा जाता है कि आजादी से, यानी तब 26 जनवरी को हम लोग मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, उससे एक दिन पहले जो उसने देश के नाम संबोधन किया था वो परंपरा बन गई। फिर बाद के वायसरायों ने भी ऐसा किया और आज भी है। 26 जनवरी से एक दिन पहले आप लोग देखते हो राष्ट्रपति भवन से अब राष्ट्रपति जो है देश के नाम संबोधन करती हैं या करते हैं। लेकिन गांधी जी को जेल से रिहा किया गया कब? 25 जनवरी 1931 को। 1931 को। अब दिख रहा है कारण क्या था? कारण सेकेंड राउंड टेबल समिट, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को लिवा जाना था, इसलिए इनको जेल से छोड़ा गया। वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया और जेल से छोड़ा गया तो कहा जाता है नेहरू परिवार महात्मा गांधी को इलाहाबाद लेकर के चला आया। और उसके बाद क्योंकि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये प्रण किया था, ये सौगंध लिया था कि अगर देश को आजाद नहीं कराऊंगा तो लौट करके साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। और कहा जाता है कि 1930 के बाद महात्मा गांधी कभी लौट करके फिर साबरमती आश्रम नहीं गए। गांधी जी को जेल से छोड़ा गया लॉर्ड इरविन के द्वारा और उस समय एस जयकर जो कि फर्स्ट राउंड टेबल समिट में जा चुके थे, एस जयकर को वायसराय ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया कि महात्मा गांधी और वायसराय के बीच जो है एक मीटिंग रखी जाए। उन्हीं दिनों सैंडर्स हत्याकांड में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी।
अभी फांसी दी नहीं गई थी, सजा सुना दी गई थी, जिसे हिल्टन नामक अंग्रेज के द्वारा इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ये भी खबर जो है पूरे देश के अंदर जो है तैर रही थी कि इरविन महात्मा गांधी को किसी भी कीमत पर अपने साथ सेकेंड राउंड टेबल समिट में लिवा जाना चाहता है, और वायसराय के पास ये पावर है कि अगर महात्मा गांधी एक बार कह दें तो वो इन तीनों क्रांतिकारियों को इनकी मौत की सजा आजीवन कारावास में बदल देगा। और यही वजह था कि उन दिनों 30,000 रुपए के जो है इनामी काकोरी की घटना 1925 से ही जो है फरार चल रहे चंद्रशेखर आजाद राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचाने के लिए कहा जाता है कि बहुत दिनों तक वो भेष बदल करके उस समय झांसी में रख रहे थे। झांसी उनकी ससुराल थी और ससुराल में रहे, हालांकि दामाद की तरह नहीं, क्रांतिकारी की तरह रहे, अपना भेष बदल करके रहे। उनके ससुराल वालों को पता ही नहीं था कि दामाद जी यहीं रह रहे हैं। महात्मा गांधी इलाहाबाद में आ चुके थे जेल से छूटने के बाद, और वो महात्मा गांधी वो शख्स थे जो कि इन तीनों क्रांतिकारियों को बचा सकते थे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद छुपते छुपाते, क्योंकि पुलिस के नज़रों में वांटेड थे तो खुलेआम तो नहीं चल सकते थे ना, लेकिन फिर भी छुप छुप करके जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। इलाहाबाद आए। इसी नैनी शहर से इन्होंने अपने एक मित्र जिनका नाम था जो है यशपाल, और उनकी साइकिल लिए, वो नहीं माने तो उनको भी अपने साथ बिठा लिए और पहुंच गए इलाहाबाद शहर में। कंपनी गार्डन, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बगीचा था जिसको कि कंपनी गार्डन कहा जाता था, अल्फ्रेड पार्क उन दिनों उसे कहा जाता था, अब तो उसे आजाद पार्क कहा जाता है, आज भी है सिविल लाइन में। उसी कंपनी गार्डन में अपने मित्र को इन्होंने जो है बिठा दिया और उसकी साइकिल लेकर के ये पहुंच गए आनंद भवन। आनंद भवन का निर्माण हो चुका था, महात्मा गांधी वहीं पर प्रवास अब कर रहे थे। वो अशुभ दिन था 27 फरवरी वर्ष 1931 का। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं कहां पर, तो इलाहाबाद। कहां पर? इलाहाबाद कंपनी गार्डन। और वहां से ये पहुंचे सुबह सुबह आनंद भवन। महात्मा गांधी जी सुबह सुबह की जो उनकी दिनचर्या थी, सूत काटना और जो है भजन सुनना। रघुपति राघव राजा राम या सभी वैष्णव जन एक हैं, इनके कुछ प्रमुख भजन थे जिनको हमेशा वो सुनते थे। चंद्रशेखर आजाद जो है पहुंच गए और महात्मा गांधी से मिलते हैं। हालांकि महात्मा गांधी के 1920 वाले आंदोलन के ही उपज थे चंद्रशेखर आजाद। 1920 का महात्मा गांधी का जब जो है असहयोग आंदोलन चला तो उसी समय ये बनारस में पहली बार गिरफ्तार हुए थे और जज ने इन पर 16 कोड़े लगाने का जो है आदेश दिया था। हर बार इन्होंने जो है जितने कोड़े लगे उतनी बार भारत माता की जय बोले। शर्ट फट करके जो है खत्म हो गई, लहूलुहान हो गई, लेकिन जो है जुबान से भारत माता की जय नहीं गया। उसी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने प्रण किया था कि जब तक जो है देश को आजाद नहीं करा दूंगा तब तक जो है कमीज से, शर्ट से जो है आजाद रहूंगा। और इसलिए आज भी उनकी तस्वीर जो दिखती है, जहां कहीं हमेशा नंगे बदन, जनेऊ धारण किए हुए और हाथ में पिस्टल। लेकिन चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी से तब फरवरी के महीने में जो है मिलने पहुंचे थे और महात्मा गांधी से इन्होंने निवेदन किया कि बापू,
आपका भी जीवन का उद्देश्य है इस देश की आज़ादी, मेरा भी जीवन का उद्देश्य है इस देश की आज़ादी। अंतर इतना है कि आपके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है, और ये कि मैंने सुना है 5 मार्च 1931 के दिन आपका वायसराय के साथ मीटिंग है। इन्होंने कहा हाँ। आप जब वायसराय से मिले तो वायसराय के सामने एक प्रस्ताव रखें, मैं राउंड टेबल समिट में जाऊंगा जरूर, गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा जरूर, लेकिन एक शर्त है, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को जो फांसी की सजा दी गई है उसे क्षमा कर दिया जाए। क्योंकि वायसराय के पास तब क्षमादान की शक्ति होती थी, अब तो राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने यह कहते हुए जो है मना कर दिया, इस तरह की घटनाओं में अगर हमारे बेटे हीरालाल, मणिलाल, रामलाल, रामदास भी जो है होते तो मैं उनको बचाने का जो है प्रयास नहीं करता। सत्य और अहिंसा के मार्ग से जो इंसान विमुख हो गया उसको अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। ये महात्मा गांधी के जो है विचार थे। चंद्रशेखर आजाद के तमाम प्रयासों के बाद भी महात्मा गांधी नहीं तैयार हुए तो चंद्रशेखर आजाद थोड़े गर्म मिजाज के आदमी थे। हालांकि इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं। कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि पंडित नेहरू की उपस्थिति में ही चंद्रशेखर आजाद ने उनके लिए सुबह सुबह कुछ शुद्ध साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, इसलिए पंडित नेहरू जी नाराज हुए और तत्काल चंद्रशेखर को अपने घर से निकल जाने का आदेश दिया। इसीलिए इन दोनों लोगों के बीच भी जो है गर्मा गर्म बहस हो गई और वहां से चंद्रशेखर जो है फिर निकल लिए, क्योंकि उनका मित्र जो है अभी इंतजार कर रहा था कंपनी गार्डन में, यशपाल, और एक का नाम जो है नहीं याद आ रहा है। यशपाल आगे चल करके बहुत अच्छे जो है लेखक साहित्यकार भी हुए थे। चंद्रशेखर आजाद वहां से चले थे, कंपनी गार्डन जो है अभी पहुंच करके और अपने मित्र से जो है जो कुछ हुआ उसको बता रहे थे। उससे पहले ही तब धूमनगंज कोतवाली हुआ करती थी, आज भी है इलाहाबाद में। वहां का जो कोतवाल था शमसुल अहमद अपने जो है सिपाहियों के साथ जो है वहां पहुंच जाता है। पुलिस के, चूंकि फरवरी का महीना था इसलिए जो है पुलिस के आने का जो है कहा जाता है कि तब की पुलिस घोड़ों से चलती थी, घोड़ों की टापों से जो है ये पता चल गया कि नहीं पुलिस यहाँ पर जो है आ रही है। इन्होंने अपने मित्रों को वहाँ से हट जाने का जो है सलाह दी और अकेले जामुन के पेड़ के जो है आड़ में होकर के और मोर्चा संभाला। और इस तरीके से तब तक जब तक कि जो है इनके पिस्टल में अंतिम गोली जो है नहीं बच गई। और हालांकि उस पर भी मतभेद है। चंद्रशेखर आजाद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अनुसार कहा जाता है कि इनको जो है गोली इनके बाएं कनपट्टी में लगी थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। इनके मौत होने के बाद जो है इनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो है गोलियां मारी गई थी। चंद्रशेखर आजाद राइट हैंडर व्यक्ति थे, दाहिने हाथ से गोली चलाते थे, रिवॉल्वर चलाते थे। अगर जो ये आत्महत्या किए होते तो जो है दाहिनी तरफ गोली मारे होते, घुमा करके बाएं से क्यों मारते। लेकिन जो भी था 27 फरवरी 1931 को आए थे राजगुरु भगत सिंह चंद्र सुखदेव को बचाने, लेकिन खुद ही अपनी जिंदगी गवा बैठे। कौन? चंद्रशेखर आजाद। यानी इलाहाबाद में अब इस स्थान को जो है आज भी अब आजाद पार्क के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आजाद पार्क के जो है नाम से जाना जाता है। इनके खिलाफ 30,000 रुपए का जो है चूंकि इनाम था, इसलिए जो है कहानी गढ़ी गई थी।
ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, क्योंकि तब 30,000 रुपया मतलब आज का जो है 30 करोड़ रहा होगा, और किसी भारतीय व्यक्ति को क्यों दिया जाए, इसलिए अंग्रेजों ने ये कहानी रच दी कि चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दिया है कि नहीं, चंद्रशेखर ने अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी, आप भी यही जो है जानेंगे, लेकिन उसके पीछे हकीकत भी कुछ और रही थी। बहरहाल चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हो गए, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध रह गया, और वो भी शुभ घड़ी आई जिसका पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था बेसब्री से कि महात्मा गांधी राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचा लेंगे। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो 5 मार्च 1931 के दिन हुआ। 5 मार्च 1931 के दिन हुआ। चूंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता गांधी और इरविन के जो है बीच हुआ था, जिसमें मध्यस्थता किया था। किसने मध्यस्थता किया था? जिस महानुभाव ने, उनका नाम था एस जयकर। एस जयकर नाम था। महात्मा गांधी जी को नेहरू परिवार लेकर के जो है वहां पर दिल्ली में पहुंचता है। वायसराय ने जो है वायसराय हाउस से निकल करके महात्मा गांधी जी की अगवानी किया था, और महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता का जो है परिणाम हुआ। और वो क्या पहला परिणाम हुआ? महात्मा गांधी ने जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहा था, कौन सा? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्होंने वापस ले लिया। किसने? महात्मा गांधी ने। और दूसरा जो इरविन चाहता था, महात्मा गांधी ने वो भी किया। राउंड टेबल समिट में जाना इन्होंने स्वीकार कर लिया। राउंड टेबल समिट में जाना जो है महात्मा गांधी स्वीकार कर लिए। महात्मा गांधी ने शर्त रखा कि जिन आंदोलन के दौरान जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है, अगर वो राजनीतिक बंदी न हो, तो जिन पर किसी तरीके का कोई केस न हो, तो उनको जेल से छोड़ दिया जाए। जिनको जेल में बंद रखा जाएगा उस पर केस कैसे नहीं होगी। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, शायद इस बात को क्यों नहीं समझ पाए। इरविन ओके बोला जरूर, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं गया। और जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था कि महात्मा गांधी राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचाने के लिए इरविन के सामने प्रस्ताव रखेंगे, महात्मा गांधी नाम तक नहीं लिए। इस बात की पुष्टि स्वयं जो है लॉर्ड इरविन जो है किया। आज भी जो लोग गए होंगे राष्ट्रपति भवन, जो ही एंट्री करेंगे, जो बाईं साइड जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल तब भी मीडिया हो चुकी थी, समाचार पत्र हो चुके थे, प्रिंट मीडिया, फोटो मीडिया भी थी। इरविन ने जब महात्मा गांधी के साथ कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इरविन ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की नीति का कायल हूं। हालांकि हिंदी बड़ा मेहनत से बोलता था। जिन लोगों को, जिन क्रांतिकारियों को इस देश ने हीरो बना बैठा है, महात्मा गांधी ने उन लोगों का एक बार नाम भी नहीं लिए। मैं इनकी सत्य और अहिंसा का कायल हूं। यानी क्या गजब कूटनीति उसने चली। महात्मा गांधी को उसने अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया। गांधी जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरी तारीफ कर रहा है या फिर जो है मेरी मट्टी पलीत कर रहा है। लेकिन भारतीय जनमानस में गांधी का जो एक क्रेज था, इस स्टेटमेंट से उसने उस क्रेज को जो है डिक्रेज कर दिया, बड़ा गहरा धक्का लगाया, ये कह करके कि महात्मा गांधी ने उन क्रांतिकारियों का नाम तक नहीं लिया, और सही था। बहरहाल महात्मा गांधी
राउंड टेबल समिट में जाने के लिए जो है तैयार हो गए, लेकिन जो उनसे उम्मीद रखी गई थी वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया। और आखिर वही हुआ क्या, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, जिनको 25 मार्च को जो है फांसी दी जानी थी, 25 मार्च को जो है फांसी दी जानी थी लाहौर के जेल में। हिल्टन के द्वारा इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा जो है सुनाई जा चुकी थी। यह देश जान करके जो है बड़ा स्तब्ध रह गया कि महात्मा गांधी इन तीनों क्रांतिकारियों का नाम तक नहीं लिए। उसी लाहौर शहर में, जिस शहर में सेंट्रल जेल में ये तीनों क्रांतिकारी बंद थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ जो एक युवा लोगों ने अधिवेशन आयोजित करने का जो है निर्णय लिया सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और उसका नेतृत्व कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए परमिशन लाहौर में न देकर के कराची में जो है परमिशन दिया, और 25 तारीख के जो है डेट जो था, जहां जिस दिन इन लोगों को फांसी दी जानी थी, उससे 2 दिन पहले 23 तारीख की ही जो है रात में इन्होंने 2 बजे के आसपास इन क्रांतिकारियों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया गया था। ये घटना हुई थी जो है किस दिन, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को जो है ये घटना हुई थी, जब तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा दी गई। और फांसी की सजा देने वाला जो जज था उसका नाम था जीसी हिल्टन। क्या नाम था? जीसी हिल्टन। हालांकि ये सजा जो है अक्टूबर 1930 में ही जो है सुनाई जा चुकी थी। कुछ मीडिया सोर्स के अनुसार ये सजा जो है 14 फरवरी 1931 को दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। जीसी हिल्टन के द्वारा इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इन पर कौन सा आरोप लगाया गया था या किस आरोप में इनको फांसी दिया गया था, तो आप कहेंगे साडर्स हत्याकांड के आरोप में फांसी दिया गया, जो 17 दिसंबर वर्ष 1929 के दिन लाहौर में ही ये घटना घटी थी। इसको पढ़ाया भी था। जो लोग पहली बार इसे वॉच कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल सैंडर्स हत्याकांड जो उसकी 17 दिसंबर 1929 के दिन हुआ, और उसी के आरोप में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को जो है फांसी दे दिया गया था। किस जेल में जो है इनको फांसी दिया गया था, तो आपसे पूछे तो आप बताना, लाहौर की जेल में इनको रात 2 बजे फांसी दे करके, और इन तीनों क्रांतिकारियों की जो है डेड बॉडी को जेल के पिछले हिस्से को तोड़ करके वहां से जो है निकाला गया। और मुख्य गेट से इसलिए नहीं निकाला गया कि जेल के आसपास जो है लोगों का हुजूम जो है जुटने लगा था। अधिवेशन कराची में होना था और देश के विभिन्न हिस्सों से जो है लोगों का जमावड़ा होने लगा था लाहौर में। तब की पुलिस को जो है, तब के गवर्नमेंट को किसी ने बताया था, समाचार पत्र जो कि क्रांतिकारी समाचार जो पत्र थे, राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, उसमें जो है ये बात उछाला गया कि फ्रांस की क्रांति हुई तो बस्तिल के जेल को तोड़ करके और जो है क्रांतिकारियों को वहां की जनता ने जो है मुक्त करा दिया था। तो जो काम फ्रांस में हो सकता है वो लाहौर में क्यों नहीं हो सकता? और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का डर था, इसीलिए 25 को जो फांसी दी जानी थी 23 को फांसी दे दी गई। रावी नदी के तट पर इन क्रांतिकारियों को, रावी नदी के तट पर ही लाहौर शहर है, इन क्रांतिकारियों को जो है जला दिया गया। इस बात की भनक जब जो है आम पब्लिक तक जो है लगी तो रावी के तट पर भी हुजूम जुटा, तो वहां प्रशासन छोड़ करके भाग गया और उनकी अध जले शरीर को जो है फिर विधि विधान पूर्वक जो है अंतिम संस्कार जो है किया गया था। 1931 की जो है ये भी घटना देश को जो है झकझोर करके रख दी। लेकिन कराची अधिवेशन जिसको लाहौर में होना था,
कराची में अंततोगत्वा आयोजित किया गया और उसी साल ये मार्च में 23 मार्च को जो है उनको फांसी दे दी गई थी, जबकि जो है ये 25 मार्च से 31 मार्च के बीच जो है 1931 के बीच जो है ये अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहा जाता है कि गांधी को सौंपा गया था, लेकिन यह जिम्मेदारी लाहौर अधिवेशन की तरह महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू को जो है ट्रांसफर कर दिया और पंडित नेहरू ने इसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है कंधे लगा दिया, क्योंकि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की फांसी उन दोनों को न बचाया जाना इलाहाबाद की धरती पर चंद्रशेखर आजाद का शहीद हो जाना, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, आनंद भवन से जो है चलने के साथ ही ये खबर पुलिस को कैसे लग गई, इस बात पर भी जो है लेकर के क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा था कि इसमें आनंद भवन में रहने वाले लोगों का कहीं न कहीं जो है हाथ था। इसलिए नेहरू परिवार की और गांधी जी की छवि थोड़ी धूमिल हो गई थी और ये अध्यक्षता यहाँ पर जो है किया किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये अध्यक्षता किया और इसी अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में महात्मा गांधी से जो है सवाल किया गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आपने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का जो है बचाव क्यों नहीं किया। महात्मा गांधी वहीं पर कहे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था। वहीं पर गुस्से में उतावले महात्मा गांधी जो है कहा कि मैंने बात चंद्रशेखर आजाद से भी कहा था और यहां भी कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं में अगर जो है हमारे बेटे भी इन्वॉल्व होते, बंदी होते, तो उनको मैं बचाने का प्रयास नहीं करता। यानी महात्मा गांधी जी इस बात पर मुहर लगा दिए कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद शहीद होने से पहले जो है आनंद भवन में गए हुए थे, उनसे मिले हुए थे, उन्होंने स्वीकार किया इसे। और यहीं पर इन्होंने कहा था गांधी मर सकता है। कौन? गांधी मर सकता है लेकिन गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा, लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा, गांधीवाद जिंदा रहेगा। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किस अधिवेशन में कहा था? कराची के अधिवेशन में। हालांकि महात्मा गांधी के जो है इस वक्तव्य का प्रति उत्तर भी दिया गया और महात्मा गांधी जी और उनसे पहले से ही मनमुटाव जिस महानुभाव से चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। आप सिद्धांतवादी पुरुष हैं। 1923 में पहले गोलमेज सम्मेलन में आप कह रहे थे हम किसी भी कीमत पर लंदन नहीं जाएंगे। राउंड टेबल समिट का आयोजन भारत में क्यों नहीं किया जा रहा है? और एक बार आपने मिल क्या लिया वायसराय से, अब लंदन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। वाकई सच में आप सिद्धांतवादी हैं। अगर इसको सिद्धांतवादी कहा जाए तो अवसरवादी किसको कहा जाता है? बहरहाल कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में इसलिए जाना गया कि कराची अधिवेशन में ही फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों की मांग की गई और उसके संबंध में जो है प्रस्ताव पास किया गया था। यहीं पर जो है मौलिक अधिकारों की भी जो है मांग की गई, फंडामेंटल राइट का जो है प्रस्ताव पास किया गया और अंततोगत्वा महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए, हालांकि कुछ समय के बाद, जो सितंबर महीने में आयोजित किया गया, लंदन पहुंचे थे। लेकिन तब क्या हुआ, कैसे हुआ, अगले क्लास में जब मैं मिलूंगा तो आप लोगों से वहां से आगे की कहानी आपको बताई जाएगी। इस क्लास में
इस सेशन में बस आज इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। धन्यवाद।